तो आज हम एलसीआर सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने प्योर रेजिस्टेंस देख लिया, प्योर इंडक्टेंस देख लिया, प्योर कैपेसिटेंस देख लिया। रेजिस्टेंस में क्या होता है, करंट एंड वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस होता है तो इंडक्टर होता है तो वोल्टेज आगे होता है, करंट पीछे होता है। कैपेसिटेंस होता है तो करंट आगे होता है, वोल्टेज पीछे होता है। ये अपने सब पढ़ लिए थे, फिर अपन इनकी कॉम्बिनेशन पढ़ लेते। अब अपन सीधा एलसीआर सर्किट पे जाएंगे। सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन जो होती है एलसीआर सर्किट की होती है। तो पहले तो सबसे पहले अपन एलसीआर सर्किट का एक डायग्राम बना लेते हैं। हमारा एलसीआर सर्किट होता क्या है, तो ये इंडक्टर, ये कैपेसिटेंस, ये रेजिस्टेंस, और ये मेरा है सप्लाई सोर्स। सप्लाई सोर्स मेरा एसी होगा, क्योंकि मैं एसी की बात कर रहा हूँ, और ये सप्लाई सोर्स की जो वैल्यू होगी ई नॉट साइन ओमेगा टी होगी। ये मेरा है एल, ये मेरा है सी, ये मेरा है आर। ये एलसीआर सर्किट है। एलसीआर सर्किट क्यों बोलते हैं इसमें, क्योंकि इसमें तीनों कंपोनेंट होते हैं, इंडक्टेंस भी होता है, कैपेसिटेंस भी होता है और रेजिस्टेंस भी होता है। सप्लाई वोल्टेज है इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट क्या होता है, पीक वैल्यू। साइन ओमेगा टी क्या रिफ्लेक्ट करता है कि ये वोल्टेज जो है समय के साथ चेंज हो रहा है। आपने पढ़ा था ना शुरू में, डीसी वोल्टेज होता है, ये डीसी वोल्टेज होता है जो चेंज नहीं होता, और एक होता है एसी वोल्टेज जो समय के साथ चेंज होता है। तो अपन यहाँ पर एसी वोल्टेज के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए अपन ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब सबसे पहली चीज है, मुझे इसका फेजर डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं, देखिए मैं ना, मेरा जो रजिस्ट्री वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस है और करंट है वो इस डायरेक्शन में होगा। जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस है वो 90 डिग्री आगे होगा करंट से। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस है वीसी, वो 90 डिग्री पीछे होगा। तो ये मुझे ड्रॉ करना आना चाहिए, ये फेजर डायग्राम हमें ड्रॉ करना आना चाहिए। अब यहां पर दो केसेस बनते हैं। ठीक है, यहां पर दो केसेस बनते हैं, है ना। एक केस बनता है कि VL की वैल्यू VC से ज्यादा होती है, मतलब ऊपर वाला डंडा नीचे वाले से ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं, हम ये तो हो गया VR, ये होगी I, हम नेट ले लेते हैं। अगर ये वाला VL बड़ा है और VC छोटा है तो नेट जो आएगा VL माइनस VC वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे इसका इफेक्टिव वोल्टेज निकालना है। तो मैं वेक्टर सी की मदद से, ये अगर ये VL माइनस VC है तो ऑब्वियसली ये भी VL माइनस VC होगा, और ये मेरा हो जाएगा नेट वोल्टेज। तो नेट वोल्टेज अगर मैं इसमें पाइथागोरस लगा दूंगा, या है ना, टू वेक्टर्स का एडिशन लगा दूंगा, तो नेट वोल्टेज V स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। ये मेरा नेट वोल्टेज हो जाएगा। और इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, V इक्वल टू अंडर रूट VR इसका स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज होगी जो हमें याद रखना है। ठीक है, अच्छा, इसमें VR क्या होता है, VR होता है IR, VL क्या होता है I इंटू XL, VC क्या होता है I इंटू XC। XL इंडक्टिव रिएक्टेंस, XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस, करंट तो तीनों में सेम रहेगी। सो दिस इज हाउ वी कैन डू इट। अच्छा, इसी को मैं अगर इंपिडेंस की फॉर्म में रखता हूं, अगर यहां पर इन सब की वैल्यू रिप्लेस कर देता हूं, ठीक है, तो V की वैल्यू, अच्छा, V इक्वल टू हो जाएगा IZ, पूरे सिस्टम की जो इंपिडेंस उसको मैंने Z बोला। तो अगर मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं तो मेरा फाइनल एक्सप्रेशन आ जाता है Z इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो ये भी मेरे पास एक चीज आ जाती है जिसको बोलते हैं इंपिडेंस। तो पूरे सिस्टम की इंपिडेंस निकालनी है, पूरे सिस्टम का वोल्टेज निकालना है। ठीक है, मैं इस तरह से इसको एलसीआर सर्किट को सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, आइए अब अपन देखते हैं कि एलसीआर सर्किट में होता क्या क्या है। अच्छा, एलसीआर सर्किट में जब रेजोनेंस हो जाता है, नाउ व्हाट इज इट रेजोनेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस का क्या मतलब होता है, रेजोनेंस का मतलब है कि जो मेरा सर्किट है, जैसे हमारा सर्किट क्या था, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटेंस, ठीक है, और यहां पर मैंने ऑल्टरनेटिंग सोर्स दिया था E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तब इस सर्किट की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी है, अगर वो दोनों बराबर हो जाती है, दैट केस इज कॉल्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब क्या हो गया, सर्किट की फ्रीक्वेंसी और सप्लाई की फ्रीक्वेंसी दोनों बराबर हो जाती है, उसको अपन रेजोनेंस बोल देते हैं। तो अगर आपको पता है, मैंने लिखा था V इक्वल टू होता है, फॉर्मूला दोबारा लिख लेता हूं, VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। इसी तरह मैंने Z इक्वल टू भी लिखा था R स्क्वायर प्लस
एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, ये भी मैंने लिखा था। मेरे ख्याल से इसमें कोई किसी को पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, पुराने टाइम में मैंने एक और चीज लिखना भूल गया था जो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से। ये जो फेज होता है इसको भी हम मेजर करते हैं, और ये फेज की जो वैल्यू होती है ये होती है tan phi इक्वल टू, या तो मैं VL माइनस VC अपॉन R लिख सकता हूँ, VL माइनस VC अपॉन VR लिख सकता हूँ, या मैं लिख सकता हूँ XL माइनस XC अपॉन R, ठीक है। अगर वोल्टेज की टर्म में लिखूंगा तो VL माइनस VC अपॉन R VR लिख दूंगा, और अगर मैं रेजिस्टेंस की टर्म में लिखूंगा तो मैं इसको लिख दूंगा XL माइनस XC अपॉन R। तो ये मेरा हो गया, ठीक है, ओके। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अपन आगे चलते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं। हाँ, तो एट रेजोनेंस, हाँ, V इक्वल टू वी आर का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, Z इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। अब रेजोनेंस पे क्या होता है, जैसे बता रहे हैं कि रेजोनेंस पे क्या होता है, रेजोनेंस पे सर्किट की फ्रीक्वेंसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है एट रेजोनेंस, और उस केस में बहुत सारी चीजें होती है जो हमें लिखनी समझ में आनी चाहिए। XL और XC बराबर हो जाते हैं, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाती है। और जब इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाएगी तो ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा, ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, यानी कि जेड मिनिमम जो हो जाता है वो आ जाता है R, यानी कि उस समय सर्किट का इम्पिडेंस लोवेस्ट होता है। तो जब रेजोनेंस की कंडीशन होती है तो जो इम्पिडेंस होता है वो सबसे कम होता है। अब जब इम्पिडेंस कम होगा तो I मैक्स हो जाएगा VRMS अपॉन Z, यानी कि VRMS अपॉन R। इसको अपन I मैक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब सर्किट रेजोनेंस में आ गया सप्लाई के साथ तो उसकी इम्पिडेंस मिनिमम होगी। अगर इम्पिडेंस मिनिमम होगी तो करंट मैक्सिमम हो जाएगी, तो करंट इस समय मैक्सिमम हो जाती है। अच्छा, एक और चीज है, अगर आप वापस फेजर डायग्राम बनाते हैं, अगर फेजर डायग्राम आपने बनाया था, हमने बोला था कि ये tan phi है, और हमने बोला था ये VL माइनस VC है, और ये बोला था VR है। तो tan phi हमने क्या बोला था, VL माइनस VC अपॉन R। अब अगर VL और VC बराबर हो जाएंगे, क्योंकि XL और XC बराबर है, XC बराबर है तो इसका मतलब कि VL और VC बराबर है, तो tan phi कितना हो जाएगा, 0। यानी कि इस समय जो फेज डिफरेंस हो जाएगा वो भी लिख लीजिए आप, फेज डिफरेंस भी 0 हो जाएगा, ठीक है। इस समय इसका जो फेज डिफरेंस हो जाएगा वो भी 0 हो जाएगा। तो ये तो हुई बात रेजोनेंस की। अब रेजोनेंस के केस में फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, हमने ये तो नहीं कि रेजोनेंस हो जाएगा XL बराबर XC हो जाएगा, VL बराबर VC हो जाएगा, Z मिनिमम R हो जाएगा, I मैक्सिमम VRMS बाई Z हो जाएगा, फेज डिफरेंस 0 हो जाएगा। ये सब तो हमने रेजोनेंस के केस में पढ़ लिया। पर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी, चूंकि हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। हमें मालूम है कि XL इक्वल टू XC हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं ओमेगा L इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C हो जाएगा। हम ये भी बोल सकते हैं ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन LC, और ओमेगा की यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकंड, ठीक है। और ओमेगा को फर्दर हम बोल सकते हैं 2 पाई FR इक्वल टू 1 अपॉन LC, या ये भी बोल सकते हैं FR इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई LC। ये हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की कंडीशन है। तो अगर किसी सर्किट को रेजोनेंस में होना है तो ये कंडीशन होनी चाहिए, ये रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, FR इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC। ठीक है, ये नोट्स तो फिर आपको मिल जाएंगे, अभी ये तो बुक्स में भी दे रखे हैं। इंपॉर्टेंट चीज समझने की कि LCR सर्किट में वोल्टेज ये होता है, इंपेडेंस ये होती है। LCR सर्किट के अंदर में दो कंडीशन होती है, XL बराबर XC होता है, मतलब ऊपर का ये जो है कंपोनेंट ये 0 हो जाता है, रेजोनेंस में जाता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाती है, और जब ये बराबर हो जाएगी तो सर्किट की इम्पिडेंस जेड मिनिमम इम्पिडेंस जो होती है वो R के बराबर हो जाती है, और जब ये R के बराबर हो जाएगी तो करंट मैक्सिमम हो जाती है, करंट मैक्सिमम आती है। वो आप जब अगर आपने FM सुना है कभी रेडियो पे, तो मान लीजिए 90.3 FM सुन रहे हैं आप, तो अगर आपने 94.2 लगाया तो आवाज़ आती है, एम्पलीट्यूड आता है लेकिन खड़खड़ आती है, और 94 लगाया तो बिल्कुल ही आवाज़ नहीं होती। लेकिन जैसे आप 94.3 लगाएंगे तो क्रिस्टल क्लियर वॉल्यूम आता है। इसका मतलब है कि रेजोनेंस है, करंट मैक्सिमम है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। तो आप बेसिकली उसको घुमा के आप क्या कर रहे हैं, LOC को इस तरह से घुमा रहे हैं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर हो जाए, ठीक है। तो वो कंडीशन होती है रेजोनेंस की, जिसमें आपको सबसे बड़ा एम्पलीट्यूड मिल रहा होता है। तो हम जो FM में वो घुमाते ना, जिससे फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, वो ये होती है फ्रीक्वेंसी। हम बेसिकली हम फ्रीक्वेंसी से सेट करते हैं। फ्रीक्वेंसी सेट करने का तरीका यही है कि आप LOC को वेरी करते हो, ठीक है।
तो ये हमारा बेसिक चीजें होगी। आइए अब एक और चीज पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं वेरिएशन ऑफ जेड विद फ्रीक्वेंसी। हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ जेड विद फ्रीक्वेंसी। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि ओके तो हमारा जेड क्या होता है? जेड होता है हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये होता है जेड। इसको मैं फर्दर ऐसे में लिखता हूँ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/, ओमेगा सी का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकता हूँ। और इसको और डिटेल में लिखो तो ये भी लिखता हूँ आर स्क्वायर प्लस 2 पाई एफ एल माइनस 2 पाई एफ सी का होल स्क्वायर। ये हमारा जेड होता है। अब देखिए जेड कैसे इंपेडेंस फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी कर रहा है। ध्यान से देखना, तो समझने वाली बात है कि फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे वेरी होता है। ठीक है, देखिए 3 केसेस होंगे इसमें। पहला केस होगा अगर मेरी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम है तो हम बोल सकते हैं ये प्योर, ये कैपेसिटिव हो जाएगा, कैपेसिटिव हो जाएगा नेचर में। एफ इक्वल टू एफ आर हो जाएगा तो ये रजिस्टिव हो जाएगा नेचर में। और अगर एफ की वैल्यू एफ आर से ज्यादा है तो ये इंडक्टिव हो जाएगा नेचर में। ठीक है, एफ की वैल्यू एफ आर से ज्यादा है। तो अब हमें अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, किसका ग्राफ ड्रॉ करना है? इम्पिडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, इम्पिडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम इसका ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये एक फ्रीक्वेंसी ऐसी होगी जिसको बोलेंगे एफ आर, और इस फ्रीक्वेंसी पे सबसे कम इंपेडेंस होगी जो कम इंपेडेंस आर होगी। उससे ज्यादा भी इंपेडेंस ज्यादा होगी, उससे कम पे भी इंपेडेंस ज्यादा होगी, उससे ज्यादा पे भी इंपेडेंस ज्यादा होगी। तो ये ग्राफ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपेडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। ये वाली जो फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, आप देखते हैं इस पे ग्राफ का बॉटम पॉइंट आ रहा है, यानी इस समय इंपेडेंस सबसे कम होगी। उससे पहले भी इंपेडेंस ज्यादा होगी, उससे पहले भी। जैसे मैं बोल रहा हूँ अगर 94.3 एफएम है, इस समय इंपेडेंस सबसे कम होगी। अगर 94 लगाओगे तब भी इंपेडेंस ज्यादा होगी, 95 लगाओगे तब भी इंपेडेंस ज्यादा होगी। ये इस फ्रीक्वेंसी के लिए ट्यून्ड है। तो ये होगी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो ये होगी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इससे कम जाओगे तो इंपेडेंस बढ़ जाएगी, इससे ज्यादा जाओगे तो भी इंपेडेंस बढ़ जाएगी। सो दिस इज हाउ हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, अब एक लास्ट पार्ट रह गया इसमें। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया जेड होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, हमने पढ़ लिया। हमने tan फाई पढ़ लिया, फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। ये 2-3 चीजें हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे, हमने अभी तक पढ़ा कि इंपिडेंस फ्रीक्वेंसी जब ऐसे वेरी कर रही है। अब आपसे उल्टा पूछ लिया जाएगा कि करंट कैसे वेरी करेगा। तो अगर जहां पर इंपिडेंस कम है वहां पर करंट सबसे ज्यादा होगा, और जहां इंपिडेंस कम है वहां करंट कम होगा, क्योंकि करंट और इंपिडेंस का तो उल्टा रिलेशन है। ठीक है, तो आप इसको वेरिएशन ऑफ जेड विद एफ को समझ लीजिए। अब हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ आई विद जेड। ठीक है, अब हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। सो हम बेसिकली जो बात कर रहे हैं वेरिएशन ऑफ करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। तो आप देखिए किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम है, यानी कि वो तो मेरी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी जिस पे ये करंट मैक्सिमम होगा। करंट मैक्सिमम किस पे होगा? अभी हमने जेड वर्सेस, हमने अभी क्या देखा था, जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी देखा था, जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी देखा था ना। उसका ग्राफ हमारा कैसा आया था? ये ग्राफ आया था। यानी किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे इंपिडेंस कम है तो उसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे करंट क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो हम यहां पर करंट का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ को देख रहे हैं, करंट का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ को देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे करंट की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आई मैक्सिमम, और इसके नीचे करंट कम होगी, इसके नीचे भी करंट कम होती जाएगी। यहां पर 2 पॉइंट और आते हैं जिसको बोलते हैं हम F1 और F2। ये 2 पॉइंट और आते हैं। ठीक है, ये बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पॉइंट। इन पॉइंट्स को बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पॉइंट। इन हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पॉइंट पे क्या होता है, जो पावर है ना, इस जगह पे जो पावर थी और हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे जो पावर होती है वो आधी हो जाती है। तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे पावर बिकम हाफ। अभी के लिए आप इतना सा याद कर लीजिए, बस बहुत है, पावर बिकम्स हाफ। और ये जो
बैंडविड्थ होती है, यानी कि F1 और F2 में जो गैप होता है इसको हम बोलते हैं बैंडविड्थ, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल्टा F से, और इसकी वैल्यू होती है डेल्टा F इक्वल टू WT F2 माइनस F1। ठीक है, तो एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। अपन ने पहले शुरू में LCR सर्किट पढ़ा था और हमने देखा था इसमें तीनों के तीनों कंपोनेंट है। ठीक है, हमने इसका फेजर डायग्राम बनाना सीखा था। ठीक है, फेजर डायग्राम बनाने के बाद हमने tan फाई निकालना, जेड निकालना, वी निकालना, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हमने पढ़ी थी। ये हमने पढ़ी थी, tan फाई निकालना, tan फाई के दो तीन तीन फॉर्मूले होते हैं, ये सब निकालना सीखा था। सेकंड पार्ट में हमने देखा था कि रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है। रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है, जब फ्रीक्वेंसी जो होती है, सर्किट की फ्रीक्वेंसी होती है सप्लाई फ्रीक्वेंसी के इक्विवेलेंट हो जाती है, हमने पढ़ा था। और उस केस में एक्सएल बराबर एक्सी हो जाएगा, यानी अगर एक्सएल बराबर एक्सी हो जाएगा, वीएल बराबर वीसी हो जाएगा। और ऑब्वियसली इंपीडेंस जो होती है उस केस में मिनिमम हो जाती है। अगर इंपीडेंस मिनिमम हो जाएगी तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा और फेज डिफरेंस जीरो हो जाएगा। अगर फेज डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो हमने देखा था कि किस फ्रीक्वेंसी पे ये होगा, तो एक्सएल इक्वल टू एक्सएल कर लिया था, तो हमारी एफआर इक्वल टू आ गई थी 1/2 अंडर रूट एलसी। तो ये वो रेजोनेंस वाली कंडीशन आ गई थी हमारी। अभी अपन सवाल करेंगे, इससे और क्लियरिटी आएगी। अच्छा, हमने ये भी देखा था वेरिएशन ऑफ जेड विद एफ क्या होता है। अगर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम है तो सर्किट का जो नेचर होता है वो कैपेसिटी होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस केस में एक्सएल की जो वैल्यू होती है वो लेस देन एक्सी हो जाती है। ठीक है, इस केस में एक्सएल की जो वैल्यू होती है वो लेस देन एक्सी हो जाती है। इस केस में एक्सएल बराबर एक्सी हो जाता है, इस केस में एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी हो जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। और ये हमने ग्राफ भी पढ़ा था कि जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ होता है ये यहाँ पर मिनिमम होता है। मिनिमम क्यों होता है? ये रेजोनेंस वाली कंडीशन होती है और रेजोनेंस वाली कंडीशन पे इंपेडेंस मिनिमम होती है, और मिनिमम जो वैल्यू होती है वो आर के बराबर होती है। उससे पहले भी इंपेडेंस बढ़ रही होती है, उसके बाद भी इंपेडेंस बढ़ रही होती है। ये भी हमने पढ़ा था। और फिर बाद में हमने लास्ट में पढ़ा था वेरिएशन ऑफ आई विद एफ, करंट का फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे वेरिएशन होता है। तो हमें मालूम है कि रेजोनेंस वाली कंडीशन पे करंट मैक्सिमम होगी और उसके पहले करंट कम होगी, उसके बाद में करंट कम होगी। फिर हमने हाफ पावर फ्रीक्वेंसी वाले पॉइंट पढ़े थे। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? F1 और F2 होती है। कौन से पॉइंट्स होते हैं जहां पर पावर अपनी मैक्सिमम पावर की आधी हो जाती है, और ये जो पॉइंट होते हैं यहाँ पर करंट जो जाती है वो अपनी मैक्सिमम करंट का 1/√2 हो जाती है। ये हमने पढ़ा था। ठीक है, और डेल्टा F इक्वल टू F2 माइनस F1 होता है, ये बैंडविड्थ होती है। ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक है, अब हम इसके बाद सवालों की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, आज अब हमने एलसीआर की थ्योरी तो पढ़ ली, अब हम उसकी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, दोबारा पढ़े। जेड इक्वल टू क्या होता है? √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, ये हमने पढ़ा है। इम्पिडेंस निकालने का फॉर्मूला है। सेकंड चीज हमने पढ़ी है ओमेगा इक्वल टू 1/√LC होता है। कब? जब रेजोनेंस वाली कंडीशन होती है, इन द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस वाली कंडीशन क्या होती है? एक्सएल बराबर एक्सी होता है। जेड मिनिमम क्या होता है? आर होता है। आई मैक्सिमम क्या होता है? V/R हो जाता है। ये हमने रेजोनेंस वाली कंडीशन होती है। ओमेगा इक्वल टू 1/√LC हो जाता है, या फ्रीक्वेंसी इक्वल टू जाता है 1/2π√LC। ये सब रेजोनेंस वाली कंडीशन है, और रेजोनेंस वाली कंडीशन में एक्सएल बराबर एक्सी हो जाएगा तो जेड मिनिमम इक्वल टू आर हो जाएगा। तो अब अपन इसके ऊपर बैठ के कुछ सवाल करेंगे। तो पहले बहुत सिंपल से सवाल है। तो ये सर्किट दिया हुआ है, इसकी इंपेडेंस निकालनी है। 4 ओम दिया हुआ है रेजिस्टेंस, कैपेसिटी इंडक्टेंस दिया हुआ है 9 ओम, कैपेसिटेंस दिया है 6 ओम। तो आपको आर दिया हुआ है 4 ओम, आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस दे रखी है 9 ओम, आपको कैपेसिटिव रिएक्टेंस दे रखी है 6 ओम। तो पहले तो है ना, तो हम इसकी इंपेडेंस निकालनी। तो इंपेडेंस का फॉर्मूला क्या होता है? R² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो R², आर मतलब 16, एक्सएल माइनस एक्सी कौन सा बड़ा है? एक्सएल बड़ा है, तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 5 ओम। तो इस सर्किट की जो इंपेडेंस है वो 5 ओम है। हो गया है ना? ओके, चलिए एक और सवाल करते हैं। इन्हें एलसीआर सर्किट दे रखा है, एसी सोर्स दे रखा है, आर 300 ओम दे रखा है, सी 20 माइक्रोफेरेड दे रखा है, हेनरी और इंडक्टेंस दे रखी है आपको 1 हेनरी, ई आरएमएस दे रखा है 50 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50/π हर्ट्ज। ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, फ्रीक्वेंसी 50 नहीं है, 50/π हर्ट्ज है ना, तो इसको ध्यान से जरूर पढ़ना। फ्रीक्वेंसी 50/π हर्ट्ज से आपको आरएमएस वैल्यू पूछी है। ठीक है, देखिए हमें पूछा है आरएमएस, तो हमें मालूम है कि आई आरएमएस जो होता है वो होता है VRMS अपॉन जेड। आई आरएमएस क्या होता है? VRMS अपॉन जेड।
क्या वी आर एम एस दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है, ये 50 वोल्ट क्या दे रखा है? वी आर एम एस। तो 50 अपॉन जेड। क्या जेड दे रखा है? नहीं, जेड तो नहीं दे रखा, लेकिन हमें आर दे रखा है, हमें ये दे रखा है, हमें ये दे रखा है, इनसे अपन जेड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन को आर दे रखा है 50 नहीं 300 ओम, आर दे रखा है 300 ओम। एक्सेल, एक्सेल होता है ओमेगा एल, और ओमेगा एल को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 पाई एफ। एफ कितना हो जाएगा? 50 अपॉन पाई। एल कितना हो जाएगा? 1 हेनरी। ये मेरा एक्सेल हो जाएगा। एक्सी 1 अपॉन ओमेगा सी। एक्सेल तो होता है ओमेगा एल, एक्सी होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। तो 1 अपॉन 2 पाई, एफ की वैल्यू जाएगी 50 अपॉन पाई, सी की वैल्यू कितनी देगी? 20 माइक्रोफैरेड। तो 20 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सेल तो मेरा आ गया 100 ओम, आ गया आराम से। कैलकुलेट करके देख लीजिए 100 ओम आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं आ रही चाहिए। पाई से पाई कट गया, ये भी 100 हो गया, 100 इंटू, है ना, तो ये हो जाएगा मेरा 10 की पावर 4 अपॉन 20, 10 की पावर 4 अपॉन 20। सो दिस इज 500 ओम। मेरे ख्याल से इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आर वी क्लियर? या सो 500 ओम हो रहा है। ठीक है, अब मेरे पास एक्सेल आ गया, एक्सी आ गया, तो क्या मैं इम्पिडेंस निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। इम्पिडेंस का फॉर्मूला क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 300 का स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सएल माइनस एक्सी हो जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी हो जाएगा 400, और 400 का स्क्वायर कर दीजिए इसको, तो जेड मेरे पास आ जाएगा 500। ये तो पाइथागोरस बन गया ना, तो जेड हो जाएगा मेरे पास 500। ठीक है, अब अगर जेड 500 आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू 50 अपॉन 500 सॉल्व करूंगा तो 0.1 एम्पियर सॉल्व आ गया। तो दिस इज हाउ आई कैन सॉल्व द वैल्यूज। कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, जो जो दे रखा है उसको लिखते जाइए, है ना, और जो जो फॉर्मूले आपको याद है जो पुट करते जाइए और वैल्यू निकालते जाइए। ओके, चलिए एक और सवाल है मेरे पास। फॉर व्हाट फ्रीक्वेंसी द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर विल बी मैक्सिमम। ठीक है, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है जिसके अक्रॉस वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर आर विल बी मैक्सिमम? ये कि वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर आर विल बी मैक्सिमम तभी होता है जब करंट मैक्सिमम होती है। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, इसके अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप मैक्सिमम होगा। अरे तो वोल्टेज तभी मैक्सिमम होगा जब करंट मैक्सिमम होगी। करंट मैक्सिमम तब होगी जब रेजोनेंस वाली कंडीशन होगी। तो हमें यहाँ डायरेक्ट दे नहीं रखा कि एलसीआर सर्किट तो दे रखा है, लेकिन रेजोनेंस की कंडीशन नहीं दे रखी। तो हमें ये समझना पड़ेगा लैंग्वेज से कि ये रेजोनेंस की बात कर रहा है, और रेजोनेंस वाली कंडीशन में क्या होता है? एक्सएल बराबर एक्सी होता है। ठीक है, हमसे पूछा भी क्या है? फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पूछी, वैसे भी हमसे पूछी भी क्या है? फ्रीक्वेंसी वैल्यू। तो हमें एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा एल, होता है एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल होता है। ठीक है, तो ओमेगा निकालो उसका 2 पाई एफ, एल कितना है? 1 बाई पाई, 1 बाई पाई। ठीक है, एक्सी निकालो 1 अपॉन ओमेगा सी, 2 पाई एफ, सी कितना है? कैपेसिटेंस कितना है? 1 अपॉन पाई माइक्रोफैरेड 10 की पावर -6। क्या हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं? यस, इक्वेट करना ही पड़ेगा। तो पहले तो काट दे जो जो कट रहा है। ये भैया पाई से पाई कट गया, ये भी इधर पाई से पाई कट गया, तो इधर क्या बचा? इधर तो बचा 2f, इधर तो 2f बचा। ठीक है, इधर बचा 2f, और इधर क्या बचेगा? इधर तो 2 पाई एफ, हाँ ये तो 2f बचा, और इधर क्या बचेगा? इधर निकालते हैं। अब इधर बच गया आपका, यहां पर ही बचा 1 अपॉन 2f, 10 की पावर -6 ऊपर चला गया तो ऊपर हो गया 10 की पावर 6। ठीक है, इन दोनों को बराबर पुट कर दो, तो 2f इक्वल टू 1 अपॉन 2f इंटू 10 की पावर 6। तो ये हो गया 4f स्क्वायर इक्वल टू 10 की पावर 6। मुझे f की वैल्यू निकालनी, तो ये हो जाएगा 2f इक्वल टू 10 की पावर 3, तो f इक्वल टू हो जाएगा 500 हर्ट्ज। मैथमेटिक्स है थोड़ी सी, और कुछ नहीं। या फिर आप सीधा फॉर्मूला लगा दो, एफ आर इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। आप सीधा ये फॉर्मूला लगा दो, अब इतना सब मत करो,
अगर आपको इसमें दिक्कत है सीधा आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, एल की वैल्यू इसमें डाल दो, सी की वैल्यू इसमें डाल दो, ये और भी आसान हो जाए मेरे ख्याल से। अपन इससे भी करके देख लेते हैं, यहाँ लगाते हैं 1/2 पाई, एल की वैल्यू कितनी है 1/पाई, वेरी गुड। सी की वैल्यू कितनी है, अच्छा सी की वैल्यू 1/5 इंटू 10⁻⁻6। अब देखिए ये 2 पाई है, दोनों स्क्वायर रूट में, बाहर आएंगे तो इस पाई से कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो गए। 10⁻⁻6 है, इसका स्क्वायर रूट लिया और ऊपर ले गए तो ये हो जाएगा 10⁻3/2, 500 हर्ट्ज। आप इस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, फॉर्मूला लगा के करेंगे ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा तरीका हो गया। ठीक है, आइए एक और सवाल करते हैं। इस सवाल में एक कैपेसिटर है, एक रेजिस्टर है एंड एक इंडक्टर है, सीरीज में कनेक्ट हुए हैं। फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ओके, इफ द करंट इज इन फेज विद द वोल्टेज। देखो जब भी रेजोनेंस वाला सवाल आएगा ना, वो डायरेक्ट बोलेगा नहीं आपसे रेजोनेंस में, वो या तो बोलेगा कि करंट इज इन फेज विद द वोल्टेज। करंट इन फेज विद द वोल्टेज का मतलब क्या हो गया, 5-0 हो गया। 5-0 होने का मतलब ही क्या था, रेजोनेंस की कंडीशन लिखाई थी अपने। रेजोनेंस की 3-4 कंडीशन क्या लिखाई थी, एक्सएल बराबर एक्ससी होना चाहिए, जेड मिनिमम आर होना चाहिए, है ना, फाई जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। ये अपनी रेजोनेंस की 3-4 कंडीशन थी, तो इनमें से कोई भी कंडीशन दे रखी है तो इसका मतलब है कि रेजोनेंस में है। तो इसने ऑलरेडी बोल दिया करंट इज इन फेज विद द वोल्टेज, यानी कि यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस की कंडीशन लगेगी। आल्सो फाइंड द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर एंड अमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है, तो हम अगर ये उसमें इक्विवेलेंट है तो हमें मालूम है कि F इक्वल टू क्या होता है 1/2 पाई √LC। रेजोनेंस की कंडीशन में ये होता है। ठीक है, अब रेजोनेंस की कंडीशन में ये वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वही सिस्टम की फ्रीक्वेंसी आएगी, तो ये तो 60 हो गया, 1/2 पाई √L। L कितना दे रखा है हमें, 40 मिली हेनरी है, तो 40 इंटू 10⁻³ कैपेसिटेंस कितना दे रखा है, नहीं दे रखा है ना। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, इसी तो निकालना है हमें। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 60 का स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर इक्वल टू 40 इंटू 10⁻³ इंटू सी। ठीक है, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 60 इक्वल टू 10⁻³ अपॉन 40 इंटू 60 का स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर। सो दिस इज हाउ वी विल फाइंड आउट द सी। ठीक है, हम इस तरह से सी को निकाल सकते हैं। अच्छा, अब हमने सी तो निकाल लिया, अब सवाल तो जो दूसरा है ना, सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 176 माइक्रोफेरेड ना, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब हमसे पूछा जा रहा है कि भाई अब आप बताओ कि रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर एंड अमीटर क्या होगी। रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर एंड अमीटर क्या होगी, तो वोल्टमीटर कहाँ लग रहा है हमारा, रीडिंग ऑफ कौन सा पूछा है मैं, वोल्टमीटर 3। अच्छा, वोल्टमीटर 3, ये तो वोल्टमीटर 1 है, ये वोल्टमीटर 2 है, ये वोल्टमीटर 3 है। इस वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी, ओके। तो देखिए इस वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी, ये कैसे निकालेंगे। देखो इस समय जब रेफरेंस वाली कंडीशन में है तो ये इनके अक्रॉस जो नेट वोल्टेज हो जाता है ना इंडक्टिव कैपेसिटेंस से, वो तो 0 हो जाता है, तो जितना भी वोल्टेज है सारा का सारा रजिस्टर में चला जाता है, यानी कि जो V3 की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 110 वोल्ट। सारा का सारा वोल्टेज रजिस्टर में चला जाता है इन द केस ऑफ रेजोनेंस। और अमीटर की वैल्यू निकालनी है, ओके। अमीटर हमारा RMS वैल्यू पड़ता है, और IRMS इक्वल टू होता है VRMS अपॉन जेड। तो VRMS तो 110 है, जेड कितना है मेरा, जेड तो R है, R कितना है मेरा, R है मेरा 220 ओम। 0.5 सारी जो गणित है ना वो इतनी सी है कि रेजोनेंस की कंडीशन याद रखनी है, रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होता है और उस हिसाब से सॉल्व करना है। रेजोनेंस की कंडीशन में ये वोल्टमीटर का नेट वोल्टेज है वो 0 हो जाता है। अगर ये 0 हो जाता है तो सारा का सारा वोल्टेज V3 पे जाएगा। ठीक है, सारा का सारा जो वोल्टेज होगा V3 पे जाएगा और 110 वोल्ट जाएगा। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व इट, ओके। एक और सवाल देखते हैं। A coil capacitor and AC source of RMS voltage 24 volt are connected in series by varying the frequency of the source. A maximum RMS current 6 ampere is observed. ठीक है, तो पहले तो हमने उनको, हाँ, if the coil is connected to battery of EMF 12 volt and internal resistance 4 ohm, then calculate the current through the coil. तो पहले कोयल कैपेसिटर और AC सोर्स को हमने
एक आरएमएस वोल्टेज दिया, ठीक है। जब आरएमएस वोल्टेज दिया, आरएमएस जो करंट आई हमारे पास, 6 एम्पियर की आई, मैक्सिमम करंट जो आई, यानी रेजोनेंस की जो कंडीशन है उसमें आई आरएमएस आ जाएगा, आई मैक्सिमम एक तरह से आपका आ जाएगा वी आरएमएस अपॉन आर, है ना। देखिए वी आरएमएस यहाँ पर ना जेड होता है, लेकिन अपन चूंकि रेजोनेंस की कंडीशन है तो जेड इक्वल टू आर आ जाएगा, तो हम सीधा आर लिख सकते हैं। अब हमें मैक्सिमम करंट कितनी आई, 6 एम्पियर की आई, 6 एम्पियर की आई, वी आरएमएस कितना था 24 वोल्ट, 24 वोल्ट, तो आर यहाँ से निकाल लेंगे, 4 ओम का आर मिल गया, यानी कि इस कोयल का जो रेजिस्टेंस था वो 4 ओम था, ये हमें निकालना है इससे। अब इसी कोयल को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसका 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट डीसी सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। इसी कोयल को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 4 ओम, तो करंट कितनी होगी, तो करंट इक्वल टू होता है ई अपॉन आर प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ई तो है 12 वोल्ट, रेजिस्टेंस का 4 ओम हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस भी 4 ओम हो गया, तो 12 अपॉन 8 यानी कि 1.5 एम्पियर करंट इसमें हम ड्रॉ कर भेजेंगे। तो पहले तो हमने देखिए इसने कितना चालाकी से, बाई वेरिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स मैक्सिमम करंट इज ऑब्टेन, तो मैक्सिमम करंट जब ऑब्टेन होती है तो उस समय जेड मिनिमम होता है और वो आर के बराबर होता है, और आई आर एम एस जो होता है वो मैक्सिमम होता है, वो होता है वी आर एम एस अपॉन आर। यहां से हमें आर को निकालना होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और एक बार आर निकल गया फिर तो हम जब वो दूसरे सर्किट में ड्रॉ कर ज्वाइन करते हैं तो हम उसमें कितनी करंट ड्रॉ होती है वो निकाल ही सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी इसलिए, ठीक है। आइए कुछ और एग्जांपल है। इन द गिवन सर्किट फाइंड द रीडिंग ऑफ द अमीटर एंड द वोल्टमीटर। इस सर्किट में हमें अमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग निकालनी है, तो हमें क्या क्या दे रखा है एक बार देख लेते हैं। रेजिस्टेंस 10 ओम दे रखा है, एक्सएल दे रखा है 20 ओम, वेरी गुड, एक्सी दे रखा है 10 ओम। क्या ये रेजोनेंस की कंडीशन लग रही है क्या, नहीं है, एक्सएल और एक्सी तो बराबर नहीं है, तो रेजोनेंस की कंडीशन तो नहीं है भैया ये, ठीक है। कोई बात नहीं, हमें तो रीडिंग ऑफ अमीटर और वोल्टमीटर निकालना है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, स्टैंडर्ड जो तरीका है जेड निकाल लेते हैं। जेड इक्वल टू जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर 10 का स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्सी वापस 20 माइनस 10, 10 का स्क्वायर, तो ये मेरा जेड तो आ गया 10√2, ये मेरा ओम में जेड आ गया, इम्पिडेंस आ गई, बिल्कुल ठीक है। क्या मेरी इम्पिडेंस आ गई, आ गई। अब मैं अमीटर क्या पड़ता है, अमीटर तो आरएमएस वैल्यू पड़ता है, अमीटर की रीड निकाल लेता हूँ। आई आरएमएस क्या होता है भैया, आई आरएमएस होता है वी आरएमएस अपॉन जेड। अच्छा यहाँ से ये जो 50 है ये क्या है, ये तो पीक वैल्यू है, इसकी आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगी 50/√2, ई आरएमएस क्या हो जाएगा 50/√2, तो यहां से मैं निकलेगा 50/√2, जेड मेरा आ गया 10√2, ठीक है। कहानी होगी ये 5/2, कहानी होगी ये 5/2 विच इज 2.5 एम्पियर, ठीक है। तो मेरा ये 2.5 एम्पियर का करंट आ गया, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके सो हम वोल्टेज की रीडिंग निकालने वाले थे, इसके अक्रॉस में 20 ओम और 10 ओम के अक्रॉस में वोल्टेज की रीडिंग निकालने वाले थे। तो देखिए इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज की रीडिंग आ जाएगी वो आ जाएगी एक्सएल माइनस एक्सी इंटू आई। एक्सएल कितना है 20 ओम, एक्सी कितना है 10 ओम, तो 10 ओम इंटू 2.5 एम्पियर ये हो जाएगी 25 वोल्ट। एक्सएल माइनस एक्सी इंटू आई, एक्सएल दे रखा है 20 ओम, एक्सी दे रखा है 10 ओम, मल्टीप्लाई करेंगे उसको करंट से 2.5 एम्पियर से और रीडिंग आ जाएगी 25 वोल्ट। दिस इज हाउ वी विल सॉल्व इट, ठीक है। ये पैरेलल वाला है, हम इसको छोड़ देंगे, इसको हमें नहीं करना है। एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ऑफ 230 वोल्ट अल्टरनेटिव वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड अक्रॉस ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एल 5 हेनरी, सी ये है, आर ये है। कैलकुलेट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट रेजोनेंस। तो यहाँ तो इसने सीधा पूछ लिया भाई एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी, ओमेगा निकालनी, तो ओमेगा इक्वल टू होता है 1/√LC। एल की वैल्यू डालो, सी की वैल्यू डालो, निकल जाएगी तो, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें कोई भी ऐसी कोई खास बात नहीं है। ओमेगा इक्वल टू जाएगा 1/√LC, सीधा ये है वैल्यू पुट करेंगे और हम ओमेगा को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ओमेगा निकल गया, अब अपन निकालते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। हमें करंट का एम्पलीट्यूड चाहिए, यानी कि I0 चाहिए, याद रखना। तो सबसे पहले तो मैं आई आर एम एस
आई आर एम एस क्या, आई मैक्सिमम जो होती है वो होती है वी आर एम एस अपॉन जेड होती है ना। और एट रेजोनेंस वी आर एम एस जेड जो होता है वो आर के बराबर होता है। तो वी आर एम एस तो कितना दे रखा मेरे को, 230 का वोल्ट है। आर कितना दे रखा मेरे को, आर दे रखा है 40। तो ये तो होगा मेरा आई मैक्स, ठीक है। लेकिन मुझे तो चाहिए आई नॉट, एम्पलीट्यूड चाहिए, यानी कि 230 अपॉन 40 इंटू √2, ये मेरा होगा एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अच्छा सवाल है, ठीक है, कंफ्यूज करने वाला सवाल है। तो सबसे पहले तो मैंने ओमेगा निकाल लिया 1/√LC, में यहाँ वैल्यू छोड़ डाल के छोड़ रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। एल कितना जाएगा 5 और सी हो जाएगा 80 माइक्रोफेरेड, 80 इंटू 10⁻⁶। इसको सॉल्व करके आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिएगा। एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट होती है आई मैक्सिमम और उसकी वैल्यू होती है वी आर एम एस अपॉन जेड, और रेजोनेंस पे जेड की वैल्यू आर की बराबर होती है, तो वी आर एम एस अपॉन आर। वी आर एम एस दे रखा है 230 वोल्ट, आर दे रखा है 40 ओम। तो ये मेरा हो गया आई मैक्सिमम। लेकिन आई मैक्सिमम नहीं पूछा है, उसका एम्पलीट्यूड पूछा है। एम्पलीट्यूड मतलब उसको √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपने पढ़ा था आई आर एम एस इक्वल टू होता है आई नोट, पूछा है तो √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस इज ए वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है कंफ्यूज करने के लिए। ओके ये तो एक कॉइल और एक कैपेसिटेंस है, रेजोनेंस की कंडीशन बता रखी है इसमें, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस में बता रखा है, हमें रिलेशन में निकालना है ओमेगा 0 LOC के बीच में। तो ऑलरेडी बोल रखा है कि रेजोनेंस में, तो रेजोनेंस में है तो ओमेगा 0 L इक्वल टू 1/ω0C, तो ओमेगा 0 इक्वल टू हो जाएगा 1/√LC। ये तो बिल्कुल सिंपल थ्योरेटिकल सवाल है। ओमेगा 0 LNC के बीच में रिलेशन निकालना है, ओमेगा 0 रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस है, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस है। याद रखना जब भी हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं अपन एफ की बात करते हैं, जब अपन एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो अपन ओमेगा की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब एफ और एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है सेकंड माइनस और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ओके ये भी हम LCR सर्किट में हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे, तो देखिए हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे जो जेड मिनिमम होता है ना वो R√2 होता है। ये हमें हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे जेड मिनिमम जो होता है R√2 होता है, ये याद होना चाहिए। तो फेज डिफरेंस हो जाएगा cos phi इक्वल टू R/Z, तो cos phi इक्वल टू R/Z, ठीक है। तो R Z हो जाएगा R/√2, 1/√2, 1/√2 मतलब फाई इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे जो जेड मिनिमम होता है वो R√2 होता है, ठीक है। और इस तरह से हम फेज एंगल निकाल सकते हैं। और एक लास्ट सवाल है हमारा, उसको कर लेते हैं। सीरीज LCR सर्किट है जिसमें L दे रखा है 0.12 हेनरी, C दे रखा है 480 नैनो फैरेड और R 230 ओम दे रखा है। 230 वोल्ट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई, फाइंड द सोर्स फ्रीक्वेंसी फॉर विच द करंट इज मैक्सिमम। तो करंट मैक्सिमम निकालनी है तो F इक्वल टू हो जाएगा 1/2π√LC, ठीक है। L की वैल्यू दे रखी है नैनो फैरेड, तो ये हो जाएगी। C की वैल्यू दे रखी है 480 इंटू 10⁻⁹। L की वैल्यू दे रखी है 0.12 हेनरी, R की वैल्यू दे रखी है 23 ओम। बाकी तो सब कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है ना। सोर्स जो करंट इज मैक्सिमम F इक्वल टू 1/2π√LC। L की वैल्यू यहाँ से उठा के डालनी, C की वैल्यू यहाँ से उठा के डालनी और ये सवाल हो जाएगा। Q फैक्टर ऑफ द गिवन सर्किट, ये अभी अपन छोड़ रहे हैं, इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे कि क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, ठीक है, और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।